हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान गंगा पर। पिछले लेक्चर में हमने कोल के बारे में पढ़ा था। अब हम पढ़ने जा रहे हैं पेट्रोलियम के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पेट्रोलियम से। पेट्रोलियम पेट्रोलियम को आपको पता है कि एक एज ए मतलब फ्यूल यूज़ होता है ऑटोमोबाइल्स में, मोटरसाइकिल्स में, स्कूटर्स में, कार्स में। जो भी हेवी मोटर व्हीकल्स होते हैं उसमें, ट्रक्स में, ट्रैक्टर्स में, ये सब डीजल पे चलते हैं। और पेट्रोल और डीजल दोनों ही हमें मिलते हैं कहाँ से? नेचुरल सोर्स कॉल्ड पेट्रोलियम। तो आपको याद रखना है कि जो पेट्रोल और डीजल ये दोनों ही हैं। तो पेट्रोल और डीजल ये दोनों ही कहाँ से मिलते हैं हमें? नेचुरल सोर्स कॉल्ड पेट्रोलियम। पेट्रोलियम मतलब होता है स्टूडेंट्स कच्चा तेल। तो पेट्रोलियम से यानी कि कच्चे तेल से हमें प्राप्त होता है पेट्रोल और डीजल। ठीक है। तो पेट्रोल और डीजल कहाँ से प्राप्त होता है? पेट्रोलियम से। ठीक है। पेट्रोलियम क्या होता है? कच्चा तेल, क्रूड ऑयल जिसको बोलते हैं। तो पेट्रोलियम से ही सारी चीज़ें, पेट्रोल, डीजल और कैरोसिन, जितने भी चीज़ें हैं सारी चीज़ें हमें पेट्रोलियम से मिलती हैं। तो पेट्रोलियम वो रॉ मटेरियल है जिससे ये सारी चीज़ें अलग अलग करके हम निकालते हैं। अब पेट्रोलियम कैसे बनता है? तो देखिए यहाँ बताया गया साफ साफ, पेट्रोलियम भी कैसे बना है। पेट्रोलियम वॉज फाउंड फ्रॉम ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन द सी। जो भी ऑर्गेनिजम्स समुद्र में रहते थे उनसे बनाए। जैसे ये ऑर्गेनिज्म मरते गए, इनकी बॉडी जो है नीचे जाकर सेटल होते गई बॉटम में सी पे, उसके ऊपर कवर होता गया लेयर्स ऑफ सैंड से, क्ले से वो कवर होता गया, ढकता गया, अंदर दबता गया। कई हज़ारों लाखों साले में जब वहाँ पे एब्सेंस ऑफ एयर हो गई, वहाँ पे एयर भी नहीं थी, हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर, ये सारी चीज़ें हुई, तो अंदर दबता गया। तो ये सारी धीरे जितने भी डेड ऑर्गेनिज्म से ये सारे किस में कन्वर्ट हो गए? पेट्रोलियम और नेचुरल गैस में कन्वर्ट हो गए। ठीक है। तो यहाँ चीज़ वही चीज़ हुआ यहाँ भी। जो ये समुद्र में बना और कोयला जैसे देखिए वो ज़मीन में बना था, तो यहाँ भी सारी चीज़ें जो भी ऑर्गेनिजम्स थे, जो भी मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे सी में, वो सारे दबे, मरे अंदर, मतलब मर के दबते गए, हाई टेम्परेचर प्रेशर के अंदर दबे, अंदर दबते रहे। फिर धीरे धीरे ये सारे किस में कन्वर्ट हो गए? पेट्रोलियम और नेचुरल गैस में ये कन्वर्ट हो गए। तो इस तरह से देखिए ये पेट्रोलियम बन गया। ठीक है। और ये देखिए इस पिक्चर में दिखाया गया, देखिए वेल्स, ये समुद्र है मान लीजिए। तो यहाँ पे कैसे आपको पेट्रोल के कुएं, मतलब पेट्रोलियम के कुएं बनाए गए हैं। यहाँ पे अब देखिए ये वेल बनाया गया है, तो इसमें आपको दिखाया जा रहा है कि किस तरह से चीज़ें हैं। देखिए इम्प्रीवियस रॉक है ऊपर, बीच में आप देखिए गैस है, फिर उसके नीचे देखिए ऑयल है, फिर और नीचे वाटर है, रिजर्वायर रॉक है। तो पेट्रोलियम और नेचुरल गैस डिपॉजिट्स इस तरह से हमें समुद्र के अंदर मिलते हैं। ठीक है। तो यही आपको याद रखना है कि किस तरह से पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के डिपॉजिट्स कहाँ से हमें कैसे प्राप्त होते हैं। ये पिक्चर में आपको दिखाया गया है कि समुद्र के अंदर में। ठीक है। अब देखिए यहाँ फिर से आपको समझाया जा रहा है कि फिगर 5.4 में क्या दिखाया जा रहा है? डिपॉजिट्स ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। ठीक है। जो मैंने दिखाया आपको उसमें आपको वही दिखाया जा रहा है कि डिपॉजिट्स ऑफ जो पेट्रोलियम और नेचुरल गैस है वहाँ पे सारे इनके भंडार है, मतलब डिपॉजिट्स हैं उनके, वहाँ पे वो इकट्ठा रूप में पाए जाते हैं। You see that the layer containing petroleum oil and gas is above that of water। तो आपने ये देखा कि ये वाटर से ऊपर है इनकी लेयर। ठीक है। पानी से ऊपर ही पेट्रोलियम और गैस की जो लेयर है वाटर से ऊपर है। वाई इज इट सो? ऐसा क्यों? रिकॉल दैट ऑयल एंड गैस आर लाइटर देन वाटर एंड डू नॉट मिक्स विथ इट। तो आपको पता होना चाहिए जो ऑयल और गैस है ये दोनों क्या हैं? पानी से हल्के होते हैं और इसके साथ मिलते नहीं हैं। तो हमने क्या देखा कि जो ऑयल और गैस है ये पानी से हल्के हैं और पानी में मिलते नहीं हैं, इसलिए देखिए इनकी अलग सी लेयर पानी के ऊपर बनी हुई है। ठीक है। और इसके बाद आ रहा है द वर्ल्ड्स फर्स्ट ऑयल वेल वॉज ड्रिल्ड इन पेनिनसिल्वेनिया यूएसए इन 1859। तो दुनिया का पहला जो मतलब तेल का कुआं था, ऑयल वेल, कहाँ बनाया गया था? वो कहाँ खोदा गया था? वो था पेनिनसिल्वेनिया यूएसए में 1859 में। तो ये फैक्ट्स आपको सारे याद रखने, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं कि दुनिया का जो पहला जो तेल का कुआं था वो खोदा गया था पेनिनसिल्वेनिया यूएसए 1859 में। 8 ईयर्स लेटर 1867 में ऑयल वॉज स्टक एट माकुम इन आसाम। उसके बाद ही यहाँ पे आसाम में हमें ये ऑयल मिला था। तो ये अलग अलग जगहों पे देखिए मिलता है। ठीक है। कंट्री में अलग अलग, सब अलग अलग टाइम पे सब जगह भी ये मिला है।
इंडिया में ऑयल इज़ फाउंड इन असम। इंडिया में ऑयल कहाँ कहाँ मिलता है? असम, गुजरात, मुंबई हाई एंड द रिवर बेसिन्स ऑफ गोदावरी एंड कृष्णा। तो हमें याद रखना है कि इंडिया में ऑयल कहाँ कहाँ मिलता है? असम में मिलता है, गुजरात में मिलता है, मुंबई हाई में मिलता है, और जो भी रिवर बेसिन्स होते हैं, रिवर बेसिन्स ऑफ गोदावरी और कृष्णा में मिलता है। ठीक है, तो यहाँ यहाँ से ये ऑयल मिलता है, यहाँ यहाँ से ये लोग कंपनियां जो है ऑयल ड्रिल करके निकालती हैं। चलिए, ऑयल भी मिल गया। ऑयल मिलने के बाद सबसे मेन चीज़ आ रही है अब रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। ठीक है, कैसे इसकी रिफाइनिंग करेंगे, कैसे इसको साफ सुफ करेंगे, कैसे इसको अच्छे से यूज़ करेंगे। तो पेट्रोलियम मैंने आपको पहले बताया था, जो कच्चा तेल रूप में मिलता है उसे बोलते हैं पेट्रोलियम। तो पेट्रोलियम क्या होता है? एक डार्क ऑयली लिक्विड होता है, एक ये डार्क ऑयली लिक्विड होता है, और इट हैज़ एन अनप्लीजेंट ऑडर। इसकी एक जो मतलब जो महक होती है वो अच्छी नहीं होती है, अनप्लीजेंट होती है। और ये मिक्सचर होता है वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स का, जैसे कि इसी में पेट्रोलियम गैस होगी, इसी में पेट्रोल होगा, डीजल होगा, लुब्रिकेटिंग ऑयल होगा, पैराफिन वैक्स होगी, ये सारी चीज़ें इसी के अंदर मिक्स होती हैं, एक ही में सब कुछ घुला मिला मिक्सचर जैसा, खिचड़ी जैसा होता है। ठीक है, तो ये एक ऑयली डार्क थिक ऑयली लिक्विड होता है, और वो प्रोसेस जिसके द्वारा हम इसको सेपरेट करते हैं अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट्स में, कहाँ गया? द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स फ्रैक्शंस ऑफ पेट्रोलियम इज नोन एज रिफाइनिंग। वो प्रोसेस जिसके द्वारा इसके अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट्स को अलग अलग किया जाता है उसको बोलते हैं रिफाइनिंग। ये है, देखिए, एक पेट्रोलियम रिफाइनरी है, ये देखिए, ये बड़ी सी पिक्चर दी हुई ना, इसी मतलब यहाँ पे पूरा क्रूड ऑयल आता है, कच्चा तेल आता है, यहीं पे उसको फिर अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट्स में इसको अलग अलग किया जाता है। तो पेट्रोलियम रिफाइनरी में है, उसको हम क्या करते हैं, पेट्रोल को अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट्स में अलग अलग करते हैं, अलग अलग फ्रैक्शंस में, अलग अलग पार्ट्स में उसको अलग करते हैं। ठीक है, जिसको अलग अलग पार्ट में करने को बोलते हैं रिफाइनिंग, और इसको किया जाता है किसकी मदद से? पेट्रोलियम रिफाइनरी की मदद से किया जाता है। ठीक है, तो इट इज़ कैरिड आउट इन अ पेट्रोलियम रिफाइनरी। तो इस रिफाइनरी का नाम ही होता है पेट्रोलियम रिफाइनरी। यहाँ पे पेट्रोलियम को अलग अलग पार्ट्स में उसको अलग अलग किया जाता है। ठीक है, अब बता रहा है वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ पेट्रोलियम एंड देयर यूजेस आर गिवन इन टेबल पॉइंट 1.1। तो कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं पेट्रोलियम में? चलिए ये देख लेते हैं जल्दी से। पेट्रोलियम में क्या क्या मिलता है, यहाँ देखिए साफ साफ लिखा हुआ है। सबसे पहले हमें क्या मिल रहा है यहाँ पर? पेट्रोलियम गैस इन लिक्विड फॉर्म। तो जो पेट्रोलियम गैस है जो कि लिक्विड फॉर्म में मिलती है, एलपीजी। ठीक है, फ्यूल फॉर होम एंड इंडस्ट्री, इसका यूज़ कहाँ होता है? फ्यूल फॉर होम एंड इंडस्ट्री में, यानी कि फ्यूल के रूप में काम करता है ये एलपीजी। पेट्रोलियम गैस जो लिक्विड फॉर्म में मिलती है उसको हम एज ए फ्यूल यूज़ करते हैं, कई मतलब घरों में और कई इंडस्ट्रीज में यूज़ होता है। सेकंड मिलता है पेट्रोल। पेट्रोल आपको पता ही है, मोटर फ्यूल है, एविएशन फ्यूल है, और ये सॉल्वेंट है फॉर ड्राई क्लीनिंग। ड्राई क्लीनिंग के रूप में, मतलब ड्राई क्लीनिंग में इसको एज ए सॉल्वेंट यूज़ किया जाता है। तो एलपीजी हो गया, पेट्रोल हो गया। थर्ड है केरोसिन। केरोसिन ये फ्यूल होता है स्टोव्स के लिए, लैंप्स के लिए, जेट एयरक्राफ्ट्स के लिए, इनके लिए ये केरोसिन यूज़ होता है। नेक्स्ट है डीजल। डीजल भी आपको पता है हेवी मोटर व्हीकल्स के लिए, इलेक्ट्रिक जनरेटर्स में, ये सब जगह पे डीजल यूज़ होता है। ठीक है, तो डीजल का यूज़ हो गया ये। उसके बाद बता रहा है कि लुब्रिकेटिंग ऑयल है। उसके बाद बता रहा है लुब्रिकेटिंग ऑयल है। लुब्रिकेटिंग ऑयल मिलता है तो ये लुब्रिकेशन में यूज़ होता है। पैराफिन वैक्स भी मिलती है पेट्रोलियम से, ये ऑइंटमेंट में, कैंडल्स में, वैसलीन वगैरह में इसका यूज़ होता है। बिटुमिन भी मिलता है पेट्रोलियम से ही, बिटुमिन भी प्राप्त होता है। तो बिटुमिन आपको पता है पेंट्स में और रोड सर्फेसिंग में इसका यूज़ होता है। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से हमने जाना कि डिफरेंट डिफरेंट कौन से प्रोडक्ट हमें मिलते हैं पेट्रोलियम से, और सॉरी ये हाँ, डिफरेंट डिफरेंट कौन से प्रोडक्ट हमें पेट्रोलियम से मिलते हैं, उनका यूज़ कहाँ कहाँ पे होता है। ठीक है, ये दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि मैनी यूज़फुल सब्सटेंसेज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। बहुत सारे यूज़फुल सब्सटेंसेज हमें मिलते हैं पेट्रोलियम और नेचुरल गैस से।
उन केमिकल्स जो पेट्रोलियम और नेचुरल गैस से जो भी यूज़फुल सब्सटेंसेस मिलते हैं उनका नाम रखा गया है पेट्रोकेमिकल्स। ठीक है, इनका यूज़ होता है मैन्युफैक्चर ऑफ डिटर्जेंट्स में, फाइबर्स में, चाहे पॉलिस्टर हो, नायलॉन हो, एक्रिलिक हो, पॉलीथीन में, और अदर जो भी मैन मेड प्लास्टिक्स होते हैं इन सब में इन पेट्रोकेमिकल्स का यूज़ होता है। तो देख लीजिए पेट्रोकेमिकल्स का यूज़ कहाँ कहाँ होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सारे पॉइंट आपके दिमाग में होने चाहिए। ये ना कि सिर्फ आपको क्लास 8 लेवल, बल्कि जो बाकी लोग जो हैं, जो जनरल कोई तैयारी वैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्ज़ाम की, तो ये बेसिक लेवल की साइंस आपको हर उस एग्ज़ाम में मदद करेगी। इसलिए पूरा एक एक वीडियो, एक एक लाइन मैं यहाँ पे आपको पूरा समझा रहा हूँ, इसलिए इसको बहुत अच्छे से समझिए, बहुत अच्छे से पढ़िए, सारे पॉइंट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो आपने क्या देखा कि जितने भी ये टर्म्स, मतलब जितने भी ये सब्सटेंसेस हमें मिलते हैं पेट्रोलियम से, चाहे पेट्रोलियम नेचुरल गैस हो या पेट्रोलियम हो, इन सबसे जो भी चीज़ें मिलती हैं उन सभी को हम बोलते हैं पेट्रोकेमिकल्स। तो इनका यूज़ कहाँ होता है? मैन्युफैक्चर ऑफ डिटर्जेंट में, फाइबर्स में, पॉलिस्टर हो गया, नायलॉन हो गया, एक्रिलिक हो गया, इसमें पॉलीथीन में, और अदर जो मैन मेड प्लास्टिक्स होते हैं उसमें। हाइड्रोजन गैस भी ऑब्टेन होती है फ्रॉम नेचुरल गैस, इज़ यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर्स, यूरिया। तो हाइड्रोजन गैस ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल गैस जो होती है उसको यूज़ करते हैं फर्टिलाइज़र के प्रोडक्शन में, जैसे कि यूरिया के प्रोडक्शन में हाइड्रोजन गैस का यूज़ होता है। एंड ड्यू टू इट्स ग्रेट कमर्शियल इम्पॉर्टेंस पेट्रोलियम इज़ ऑल्सो कॉल्ड ब्लैक गोल्ड। ये आपसे पूछा जा सकता है भाई कि इसको इतना ज़्यादा कमर्शियल इंपॉर्टेंस है, इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है पेट्रोलियम, तो इसका नाम भी रख दिया गया, क्योंकि भाई देखिए ब्लैक थिक ब्लैक कलर का पेट्रोलियम मिलता है, इसलिए इसका नाम रख दिया गया ब्लैक गोल्ड। ठीक है, पेट्रोलियम को क्या बोलते हैं? ब्लैक गोल्ड भी बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए बता रहा है नेचुरल गैस के बारे में। तो नेचुरल गैस के बारे में चलिए जानते हैं। नेचुरल गैस जो है वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल है, बिकॉज क्योंकि ये इजीली ट्रांसपोर्ट हो सकता है पाइप्स के द्वारा यहाँ से वहाँ। ठीक है, तो नेचुरल गैस एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हमारा एक फ्यूल है, फॉसिल फ्यूल के रूप में हमें प्राप्त है ये, और ये इजीली ट्रांसपोर्ट होता है पाइप्स के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह पर। और नेचुरल गैस को स्टोर कर सकते हैं अंडर हाई प्रेशर, और किस रूप में? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस के रूप में इसको स्टोर करते हैं हम। ठीक है, तो नेचुरल गैस को हम आराम से स्टोर कर सकते हैं अंडर हाई प्रेशर, जिसको हम सीएनजी, और सीएनजी जो देखिए आजकल सभी गाड़ियों में सीएनजी, फोर व्हीलर्स वगैरह में सभी में देखिए सीएनजी आ गया है। सीएनजी पेट्रोल, डीजल और सीएनजी तीन चीज़ें आने लगी अब, तो सीएनजी का भी यूज़ किया जा रहा है एज ए फ्यूल अब। ठीक है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, सीएनजी का मतलब क्या है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। और ये बहुत ही आसानी से स्टोर किया जा सकता है, बहुत ही आसानी से इसको सप्लाई किया जा सकता है। और सीएनजी इज़ यूज्ड फॉर पावर जनरेशन ऑल्सो, और इसको ज़्यादातर यूज़ किया जा रहा है फ्यूल फॉर ट्रांसपोर्ट व्हीकल बिकॉज ऑफ लेस पॉल्यूटिंग, क्योंकि ये लेस पॉल्यूशन करता है। ये जो सीएनजी है इसका पॉल्यूशन बहुत ही, इससे पॉल्यूशन जो होता है बहुत ही कम होता है, और ये क्लीनर फ्यूल है। क्लीनर फ्यूल है मतलब ये पॉल्यूशन बहुत कम करता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि जो सीएनजी है वो एक क्लीन फ्यूल है, ये बहुत कम पॉल्यूशन करता है, ये क्लीनर फ्यूल है। ज़्यादातर व्हीकल्स में आजकल ये यूज़ हो रहा है ट्रांसपोर्ट में, और इसके एडवांटेजेस हैं। The great advantage of CNG is that it can be used directly for burning in होम्स एंड फैक्ट्रीज। इसको डायरेक्टली मतलब यूज़ किया जा सकता है, वेयर इट कैन बी सप्लाइड थ्रू पाइप्स। तो सीएनजी का सबसे बड़ा यूज़ जानते हैं क्या स्टूडेंट्स? सीएनजी का सबसे बड़ा यूज़ ये है कि इसको डायरेक्टली बर्निंग के लिए यूज़ किया जा सकता है, और इसको डायरेक्टली पाइप के द्वारा कहीं भी सप्लाई किया जा सकता है। तो स्टूडेंट्स इतना आज के लेक्चर में इतना ही रहेगा, ये 2 पेज। ठीक है, और ये इसके बाद जो बचा है थोड़ा सा टॉपिक ये हम कल कवर करेंगे, फिर इसकी समरी वगैरह समझेंगे क्या दिया है समरी में, फिर इसकी ये क्वेश्चन आंसर्स आप देखिए कर पाते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप मुझसे पूछिएगा, और आप सभी लोग उसको पूरा करने की कोशिश कीजिए। देखिए क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आंसर्स बहुत आसान हैं, ये सब आराम से आपको किताब में मिल जाएंगे, नहीं भी मिलता है तो आप इधर उधर से ढूंढ के कर सकते हैं। करिए, मुझे दिखाइए, जो नहीं समझ में आया मुझसे पूछिए। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं हम। ठीक है, पेज नंबर 60 तक हमने कवर कर लिया ये पूरा, फिर कल लेक्चर में हम नया टॉपिक ही कवर करेंगे इसमें जो भी है। तो इसी के साथ ये लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।